नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बीए द्वितीय वर्ष के थ्योरी पेपर में आज हम प्रसिद्ध कलाकार और कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में अध्ययन करेंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जोरासांको, कलकत्ता में सन 1961 में 7 मई को और 1861 में 7 मई को हुआ। वे बाल्यकाल से ही किसी चित्रण तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके या नहीं किया, किंतु उन्होंने अपनी अनुभूतियों को रेखाओं में उभारकर अपने मन को बहलाया। उनका चित्रकार मन आरंभ में सुप्त रहा, किंतु उम्र के एक अंतिम पड़ाव पर आते आते उनका यह कलाकार जागृत हो गया। चित्रकला के अभ्यास को उन्होंने बड़ी तन्मयता व निष्ठा से अविराम रखा। उन्होंने सैकड़ों चित्र और रेखांकन बनाए। उनकी अपनी व्यापक भावधारा से पुष्ट होकर जो रंग व रेखाएं उभरी, वे चित्र बन गई। इन चित्रों का न कोई रूप विधान था, न नियम, न ही कोई लाक्षणिक आधार। उन्हें यद्यपि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, किंतु कला के क्षेत्र में उन्हें आधुनिक कला का प्रणेता भी माना गया। आयु के 67वें साल तक उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए थे। वे यद्यपि विश्वविख्यात कवि थे, कविता लिखते समय शब्दों या पंक्तियों को रेखाओं से मिटाने पर जो अकल्पित आकार बनता, उनकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ। इन स्वयं सिद्ध आकारों के प्रति वे इतना मोहित हुए कि उन्होंने आकारों के विकास पर ध्यान दिया। भारतीय कला के इतिहास में यह अभूतपूर्व प्रयोग था। 1926 के करीब उन्होंने कपड़े के टुकड़े या अंगुलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण शुरू किया व बाद में सीमित रंगों का उपयोग किया। रविंद्रनाथ ने परंपरावादी व यथार्थवादी चित्रकला का पल्लू न पकड़कर कला की आधुनिक शैली को अपनाया, जिसे उन्होंने समन्वयात्मक शैली कहा। आरंभ में रविन्द्रनाथ ने अपने चित्रण को खेल क्रीड़ा मात्र समझा। उन्हें लगा यह एक मनोरंजन है, किंतु शीघ्र ही उन्हें अनुभव हुआ कि पांडुलिपि में किए गए रेखांकन से निर्मित आकारों में गूढ़ आत्माएं निवास करती हैं। इस प्रकार उन्होंने आंतरिक जीवन की प्रेरणा से कला निर्मित की। स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर ने पांडुलिपियों में गलतियों को अपने लिए प्रेरणा माना व लिखा कि कुछ रेखाओं से शांत करुणा की अभिव्यक्ति होती थी, तो कुछ से रोष। मैं तब ये नहीं जानता था कि वे आकृतियाँ मेरी सौम्य कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में परिणत हो जाएंगी। एक और जहाँ उनकी चित्रकला को हम पाश्चात्य भारतीय आधुनिक कला के निकट पाते हैं, वहीं दूसरी ओर चाइल्ड आर्ट के करीब भी पाते हैं। विद्वान कला समीक्षक डॉक्टर A.K. स्वामी ने रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रों को नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइक बताते हुए लिखा है कि शिशु के द्वारा निर्मित चित्रों में मन की कल्पना का जो अपर्याप्त प्राचुर्य और जो मन में आया उसे चित्रण करने की सहज प्रवृत्ति मिलती है, उसे रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रों में खोज पाना कठिन है। उनकी कला किसी पूर्वाग्रह से बंधी हुई नहीं थी, बल्कि उनके चित्र किसी भी आग्रह से मुक्ति का प्रयास थे। टैगोर की कला रेखाओं और लयात्मक माधुर्य की परंपरा से संबद्ध रही है, जो भावप्रवण एवं अभिव्यंजना कौशल से परिपूर्ण है। रविंद्रनाथ एक स्वतंत्र और निर्बंध चित्रकार रहे। उनके चित्रों में नाटकीयता व आकस्मिकता से परिपूर्णता देखी गई है। उनके चित्रों में मनुष्य व प्रकृति का घनिष्ठ संबंध परिलक्षित होता है। क्योंकि रविन्द्रनाथ ठाकुर
शांति निकेतन में रहते थे तो प्रकृति का सानिध्य उन्हें पूर्ण रूप से मिला हुआ था और उन यही प्रभाव उनके चित्रों में देखने को मिलता। उनकी आकृति भंगिमा रूप व रेखा निराली हैं। उनकी सौंदर्य चेतना के पैमाने पृथक रहे। उनके चित्रों में लय है, उनकी प्रमुख प्रदर्शनियाँ जो हुई उनमें 1930 में पेरिस की गैलरी पिगाल में हुई, जिसकी यूरोपीय प्रशंसकों व कला समीक्षकों ने काफ़ी प्रशंसा की और यूरोप तथा अमेरिका की कला दीर्घा उन्होंने खरीदा भी। बाद में लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क व मॉस्को में भी उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी। 1932 में उनके चित्रों की प्रदर्शनी कलकत्ता में भी हुई। 1946 में यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में उनके 4 चित्र सम्मिलित किए गए। अपने चित्रों के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, कला में सत्य का अस्तित्व तभी निहित रहता है जब वह हमको यह कहने लगे कि बाह्य को बाध्य कर दे कि मैं देखता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रकृतियों को पागल व्यक्ति की कला कहकर पुकारा गया, परंतु उन्होंने इस वाक्य का उत्तर इस प्रकार दिया कि मेरे चित्रों का जन्म किसी शिल्प कुशल अनुशासन या परंपरा में नहीं हुआ है और वे जानबूझकर की गई किसी वस्तु की अभिव्यक्ति का प्रयास नहीं है। उन्होंने अपने चित्रों में विशेष रूप से नारी चित्रण किया, जिसमें नारियों के सहज, सरल और भावपूर्ण चेहरे दिखते हैं। एक ओर वे काली घनी केश राशि के मध्य नारी तो दूसरी ओर अंगविहीन दग्ध हृदय का अंकन भी उन्होंने किया, जिनके विभिन्न रूपों में बसंत और प्रेम की भावनाओं का गहन जगत देखा जा सकता है। उनके रंग उनके रंगों में विशेषता थी कि वे रंगों के अभाव में प्रकृति से प्राप्त रंगों का प्रयोग करते थे। जैसे फूलों की पंखुड़ियों को मसलकर उनके रंगों का प्रयोग उन्होंने किया, पत्तियों को मसलकर उनके रंगों का प्रयोग उन्होंने चित्रण के लिए किया। उन्होंने अपने चित्रकला से जुड़ाव को कुछ इस तरह से अभिव्यक्त किया, मेरे जीवन का प्रभात गीतों भरा था, शाम रंग भरी हो जाए। कुमार स्वामी ने उनकी कला के विषय में लिखा है कि उनकी मौलिक सहज सिद्ध अभिव्यक्ति असामान्य नित्य युक्त प्रतिभा का साक्ष्य है। उनके प्रमुख चित्रों में विचित्र जंतु, आत्मनिरीक्षण, कूदता हुआ हिरण, दृश्य चित्र, मशीन मैन, चिड़िया, पक्षी युगल आदि थे। वे निरंतर प्रकृति के सानिध्य में कला का सृजन करते रहे और 7 अगस्त 1941 को उनका निधन हो गया। उनके कुछ प्रमुख चित्र जो कि उनकी शैली को समझाने में समर्थ हैं, हम देख सकते हैं। बेहद साधारण और अमूर्त से रूप उनके देखने को मिलते हैं उनके चित्रों में। रंगों का जैसे छोटे बच्चे प्रयोग करते हैं वैसे उन्होंने प्रयोग किया। यद्यपि उनका रंगों का संतुलन और आकारों का संतुलन बहुत प्रभावी था। स्पेस डिवीज़न किस तरह से किया जाता है यह आप उनके चित्रों में देख सकते हैं। कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स भी उन्होंने अपने चित्रों में जैसे छोटे बच्चे बनाया करते हैं
उस तरह से इन्होंने चित्रांकन किया है। लैंडस्केप्स का भी चित्रांकन रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, क्योंकि शांति निकेतन में रहे और वहाँ उन्हें पूर्ण रूप से प्रकृति का साथ मिला, जिसके वे चित्रांकन, उन्होंने जो चित्रांकन किया उसमें अधिकतर भूरे और उसकी तानों का प्रयोग किया। शायद यह उनके प्रकृति से प्राप्त रंगों द्वारा चित्रांकन करने के कारण रहा। बहुत से उन्होंने पोर्ट्रेट्स पेंट किए, मदर एंड चाइल्ड, जिसमें टेक्सचर्स आप देख सकते हैं। इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर की कला यात्रा संपन्न हुई। धन्यवाद।